हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक क्लास 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये इस प्रकार से भी आ सकता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम कहें बेटा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारे पास है, तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है, और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर चेंज आने का मतलब हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा वी से हम लिखते हैं, और पोजीशन उसको हमने लिख दिया डेल्टा आर से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर हो गया? डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। यहाँ से इसकी यूनिट अगर निकाले हम एसआई यूनिट, तो किसके बराबर हो जाएगी? देखिए, पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, और डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक, इसकी एक्सप्रेशन क्या है वो देखो। एक्सप्रेशन में क्या कहता है बेटा? हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट चार्ज क्यू है वो कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया, क्यू नोट टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए हो गया। हम पहले इस जो हमने टेस्ट चार्ज ले रखा है, इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं। तो ए पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल हमने मान लिया वो वी ए हमने पोटेंशियल मान लिया, और यहाँ पर हमने मान लिया वी बी पोटेंशियल। ये टोटल जो डिस्टेंस हमने मान लिया कि हमारे पास आर डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ तक हम लेके आए हैं तो कुछ चेंज आया है डिस्टेंस के अंदर, वो कितना मान लिया हमने? डेल्टा आर डिस्टेंस मान लिया। तो नेट फोर्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ से जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी? चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टोटल वर्क डन, इस चार्ज को जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम मूव करवा के लेके आ रहे हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, the amount of work done to move a test charge q naught from a point to b point। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर हम लेके आ रहे हैं, और डिस्टेंस डेल्टा आर डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम कर रहे हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा आर नेगेटिव। और नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन है। और एफ की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें हम, तो किसके बराबर आ गया? माइनस क्यू नोट ई डॉट डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन निकालते हैं हम कि जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वजह से कितना वर्क डन निकला है। ठीक है, the amount of work done to move a test charge from point A to point B due to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, यानी हमारे पास जो पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा वी जो है वी बी माइनस वी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर, और यहाँ से वर्क डन अगर हम निकाले तो किसके बराबर, V इंटू क्यू के बराबर। तो हम इन रिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, क्यू चार्ज कितना हमारे पास, क्यू नोट चार्ज हो गया, और V कितना है जो आपके पास है वी बी माइनस वी ए। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नोट डेल्टा V, ये वर्क डन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास जो है वो पहले हमने निकाल दी थी, ये हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और एक इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को कंपेयर करवा दिया। ये हाँ हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू नोट डेल्टा V, और ये ऊपर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू नोट ई डॉट डेल्टा R, और ये नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो डेल्टा, देखो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा R को आप इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा R इज इक्वल टू माइनस ई के बराबर। यानी यहाँ से क्या निकलाया कि जो डेल्टा V बाई डेल्टा R है वो किसके इक्वल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल था, और ये आपके पास नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। थस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, और नेगेटिव साइन का मतलब ये है बेटा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, और इसका अपोजिट होगा। ये लिख भी देता हूं मैं यहां, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड increases then distance decreases and it's vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, इसका अपोजिट भी। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट था। अगला टॉपिक अब हमारे पास है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल, देखो बेटा नाम से ही पता लग रहा है, इक्वी का मतलब इक्वल हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, यानी एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। द सरफेस over which electric potential remain same। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो हर पॉइंट के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। एनुअल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखे, कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखे इसको, CBSE एज वेल एज हरियाणा बोर्ड दोनों में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसे,
देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अब इस चार्ज की वजह से हमारे पास देखें कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा इसका, वो कैसा होगा, वो कंसेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में होगा और वो इस प्रकार से होगा, ठीक है, ऐसे। ये इसका जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस प्रकार से। तो ये जो हमारे पास चार्ज है इसके द्वारा यदि लाइन ऑफ फोर्स देखें तो किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से, ठीक है। जो लाइन ऑफ फोर्स होगा वो इस प्रकार से एक्ट करेगा। और ये जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक सिंगल चार्ज की वजह से, वो कैसा है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है, स्फीयर्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें पता है कि यदि पोटेंशियल हम देखें, कोई चार्ज जो हमारे पास r डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है, तो वहाँ पर हम पोटेंशियल निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा k क्यू बाई आर के बराबर। या इसे आप ये भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर के बराबर। अब यहाँ पर यदि हमारे पास r कांस्टेंट हो, इफ r इज कांस्टेंट, यदि r कांस्टेंट हो तो हमारे पास पोटेंशियल कैसा होगा, देन v इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। यानी देखिए ये जो हमारे पास सर्कल्स है ये, यानी इसका रेडियस देखें तो पूरा क्या हो जाएगा, बराबर है हर पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब r कांस्टेंट है तो इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। और ऐसे ही अगर इसके बारे में देखें तो यहाँ पर भी हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल सेम। इसी प्रकार से इन सब में पोटेंशियल सेम होगा। और पोटेंशियल जो है वो आपको पता है यहाँ से कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, ठीक है। यदि r बढ़ता है तो पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्यू चार्ज है यहाँ से ये डिस्टेंस जितनी दूर होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और ये जितना नज़दीक होगा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। अब यदि मान ले यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हमारे पास 100 वोल्ट है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, मान लेते 80 वोल्ट हो जाएगा, और ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 60 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये पोटेंशियल जैसे जैसे यहाँ से दूर चलते चलेंगे तो पोटेंशियल कम होता चलेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वो जीरो होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। देखिए कैसे जीरो हुआ। जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखिए तो हमारे पास होता है वर्क और डिवाइड बाय चार्ज के बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी बी माइनस वी ए के बराबर। और वर्क डन कितना, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर, और चार्ज क्यू हो गया, ठीक है। जो अभी आपको बताया था कि इस प्रकार से हमारे पास क्यू चार्ज है, और जैसे इनको किसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं तो वहाँ पर हमने कितना वर्क डन किया है, तो वर्क डन किसके बराबर था, हमारे पास v इंटू क्यू के बराबर था। तो ये आपके पास किसके बराबर हो गया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। वर्क डन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वो हर पॉइंट के ऊपर सेम होगा यदि आर कांस्टेंट है तो, ठीक है, हर पॉइंट पर सेम होगा। तो इसका मतलब जो वी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और वी ए अगर इसके बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं ये आपके पास वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो गया। और अगर ये जीरो हो गया हमारे पास तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन भी हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि
जब चार्ज को हम मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज from one point to other point on an equipotential surface। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। हमने क्या मान लिया, एक चार्ज मान लिया, क्यू चार्ज, और इसके द्वारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमने मान लिया इस प्रकार से कंसेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में है, वो ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब अगर देखें लाइन ऑफ फोर्स अगर देखें हम तो इस प्रकार से हो जाएगी यहाँ पर इसके अलोंग। ठीक है, और यहाँ से मान लो इस सरफेस के ऊपर हम जो चार्ज है इसको मूव करवाने लग रहे हैं, यहाँ से जो है वो इस प्रकार से मूव करवाने लग रहे हैं यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से जो मूव करवाने लग रहे हैं, और हमने इसको मान लिया कि जो है डीएल डिस्टेंस तक हमने इसको मूव करवा दिया। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल देखें, ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्क डन हमारे पास जो ए से बी पॉइंट पर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एल कोस थीटा, और कोस थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके पास 0 हो गया, कोस थीटा आपके पास जो है कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, और कोस 0 का मतलब आपके पास जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको समझते बेटा। देखो मान लिया हमारे पास जो है वो एक क्यू चार्ज है, तो इसके द्वारा जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा स्फीयर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, और हमने यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर जो है एक टेस्ट चार्ज रख दिया, क्यू नोट टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज की वजह से जो हमारे पास से डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखें हम तो वो किसके अलोंग हो जाएगी। अगर मान लो ये रिपल्सिव फोर्स होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों लाइक चार्ज होंगे, और यदि मान लो अट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहाँ ए पॉइंट से मूव करवा के यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर हम इसको लेके आते हैं। तो इसने जो है डीएल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यहाँ से जब हम इस चार्ज को यहाँ पर मूव करवा के लेके आए तो क्या हो गया, डीएल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसमें, और जो डिस्टेंस है वो यहाँ से देखें हम तो क्या होगा, वो इस प्रकार से टेंजेंट ड्रॉ करवा देंगे तो हमें पता लग जाएगा। यानी यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो आपके पास वर्क डन जो होता है किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन जो हो जाएगा ए बी का वो किसके इक्वल, ई डॉट डी एल कॉस थीटा के बराबर, और कॉस थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके पास, एंगल है 90 डिग्री, तो ई डॉट डी एल कॉस 90 डिग्री। यानी आपके पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो वर्क डन होगा, किसी भी पॉइंट चार्ज को हम जब मूव करवाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो वो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये कहीं पर भी हो, मान लो इसको इस प्रकार मूव करवाते करवाते यहाँ ले आते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास वर्क डन 0 होगा। कैसे, तो इस पॉइंट पर हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखनी पड़ेगी, वो इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से मूव करवाया यानी ये टेंजेंट हो जाएगा, ये तो हमारे पास हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी, और ये हो जाएगा डिस्टेंस। यानी हर बार हमारे पास जो डिस्टेंस है वो टेंजेंट के अलोंग आ रहा है। ठीक है, और जो फोर्स हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या है,
नॉर्मल है। ठीक है, यानी एंगल जो है हमारे पास से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो कितना है, हर बार 90 डिग्री आ रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डिस्टेंस के। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect each other, intersect to each other। ठीक है, कभी भी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का था, आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो उसमें हमारे पास रीजन था, क्या बताया था आपको, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। कि ये बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से आप कट कर रही हैं, तो यहाँ पर देखें और एक यहाँ देखिए, तो दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर आता है, यदि मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी दो वैल्यू हो जाएंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मान लो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट करते हैं, ठीक है, यानी इफ दे डू सो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन which is not possible, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लो हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं और दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज के हैं, तो उनके द्वारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो किस टाइप का होगा, या इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए हमने मान लिया एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा क्या है हमारे पास है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार से ट्रेवल करेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करेंगे, इस प्रकार से जो है ये जाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से और ये नेगेटिव की तरफ जाएंगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर की तरफ आती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो अब इसके द्वारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो देखिए कुछ इस प्रकार का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके द्वारा अगर देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस प्रकार का। यानी ये जो बीच वाला जो गैप है, यहाँ पर जो है कंसेंट्रिक जो स्फीयर हैं वो क्या होंगे, क्राउडेड होंगे, और आउटर साइड में थोड़े से इनके अंदर गैप मिलेगा। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारे पास से
दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, जब इक्वल और अपोजिट चार्ज हो तो हमारे पास से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही यदि हमारे पास मान लो कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लिया दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो, एक चार्ज जो हमारे पास ये हो गया और दूसरा चार्ज है वो ये हो गया, तो इसके द्वारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा हो जाएगा। तो जो हमारे पास से लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगी वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, जो पॉजिटिव से जो है ये निकलेंगी इस प्रकार से, और यहाँ पर दोनों चार्ज हैं तो क्या करेंगे, दोनों चार्ज हमारे पास लाइक चार्ज है तो इस प्रकार से ये रिपेल करेंगे ऐसे, इस प्रकार से। तो इनके बीच में क्या होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से तो कोई नेगेटिव चार्ज होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन जो है वो क्राउडेड हो जाएगा, इस साइड वाला, और ये जो पोर्शन है उनमें गैप ज़्यादा हो जाएगा, जो इनके बीच में जो पोर्शन होगा। इस प्रकार से जो है ये ऐसे, क्योंकि बताया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या करेंगे, कट नहीं करेंगे एक दूसरे को बिल्कुल भी, तो इस प्रकार से जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वो कैसे होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम इस प्रकार से, जो है पैरेलल स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, वो इक्वी डिस्टेंस होगा बेटा, एक जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दूसरे से क्या होंगे, ये इक्वी डिस्टेंस की दूरी के ऊपर होंगे, इस प्रकार से जो है ये ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों क्या रहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वी डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे, ऐसे ही ये दोनों जो हमारे पास है इक्वी डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस हम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम इस प्रकार से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये सारी आपने अच्छे से करनी है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें, और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो बेटा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।